सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी को गजब का सुनाया है। ऐसी ऐसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने ममता की पुलिस पर की है कि आप भी सोचेंगे, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था भाई। आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चाहती क्या है? अपने अड़ियल और लापरवाही रवैये से ममता दीदी ज्यादा दिनों तक कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगी। ये वही ममता दीदी हैं जो हर दिन अपने कारनामे की वजह से ट्रोल हो रही हैं भाई। संदेश खाली और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं से भी ममता दीदी ने कोई सबक नहीं लिया है, न ही महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसी का दुष्परिणाम है कि एक और कोलकाता रेप कांड देश भर में छाया हुआ है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल से आए दिन महिलाओं के उत्पीड़न, यौन शोषण और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले में सरकार की जिद के चलते जूनियर डॉक्टर कई दिनों तक के लिए हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए। मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए डॉक्टर इस शर्त के साथ काम पर वापस आए थे कि सरकार उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगी। लेकिन ममता सरकार की लापरवाही कार्यशैली जारी रही, जिसके बाद एक बार फिर डॉक्टर हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, सोते समय हमला हुआ है पीड़िता पर, तो पीड़िता ने चश्मा कैसे पहना हुआ था भाई? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस की सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमने रिपोर्ट देखी है और इसमें कुछ अहम सुराग मिले हैं। इस मामले में सीबीआई जांच जारी रहेगी, जो सीबीआई जांच कर रही है, पहले बलात्कार और हत्या के मामले में और दूसरे वित्तीय अनियमितताओं के मामले में। उन्होंने कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चोट के निशानों से पता चलता है कि पीड़िता ने वारदात के वक्त चश्मा पहना हुआ था। यदि उस पर सोते समय हमला हुआ तो फिर उसने चश्मा कैसे पहना हुआ था? और ये सवाल तो जायज है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर ममता दीदी की पुलिस पर सवाल उठा रही है, जो कि जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी को अल्टीमेटम तक दे दिया है भाई कि 15 अक्टूबर तक सब काम करिए, फटाफट काम शुरू कीजिए आप। मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर से कहा कि सीबीआई ने 30 सितंबर को चौथी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। इसमें जांच में उठाए गए कदमों और सुरागों का ब्यौरा दिया गया है। सीबीआई रेप मर्डर केस के साथ वित्तीय अनियमितताओं की जांच भी कर रही है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये सीबीआई के जांच का विषय है। इस केस से जुड़े कई लोग अपने पदों पर बने हुए हैं। ऐसे लोगों को या तो निलंबित किया जाना चाहिए, जैसा ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट कह रही है, या तो भाई निलंबित कर देते या छुट्टी पर जाने का निर्देश दे देते। पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सीसीटीवी लगाने, शौचालय लगाने और अलग रेस्टरूम बनाने आदि का काम बहुत धीरे धीरे सरकार कर रही है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। 15 अक्टूबर तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर तक काम जल्दी खत्म करिए। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद ज्यादा कुछ नहीं बदला है। जूनियर डॉक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी उन मांगों को दोहराया है जिन्हें राज्य सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। 2 पन्नों के पत्र में पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम के प्रतिनिधियों ने 18 सितंबर को राज्य सचिवालय में अपनी बैठक का हवाला दिया। संदेश खाली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में कांग्रेस नेताओं के रवैये डॉक्टर में रोष पैदा कर रहे हैं। भाजपा जहां एक और डॉक्टरों का खुलकर समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हिला हवाली का रवैया अख्तियार किए। इसलिए भाई जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार को वापस जाओ नारे के साथ वापस भेज दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में से एक ने हाथ जोड़कर राज्य कांग्रेस अध्यक्ष से कहा कि वे वहां से चले जाएं। ऐसे समय में जब डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही है, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने बहरामपुर में मुर्शिदाबाद एमसीएच के प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों का घेराव करने के लिए 10,000 लोगों को ले जाने की धमकी देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कबीर ने कहा है कि वे वातानुकूलित कमरों में आंदोलन और विरोध करते हैं, जबकि आम जनता सड़कों पर कष्ट झेलती है। उन्होंने ऐसा कहा है कि मुझे पता चला है कि इस महीने की शुरुआत में काम बंद करने वाले जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ मेरी पिछली टिप्पणियों के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कुछ दिन पहले विधायक ने कहा था, जैसा कि आपको याद होगा, आपने बयान भी सुना होगा, कि अगर डॉक्टर हड़ताल पर रहे तो उन्हें बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। साफ तौर से धमकी डॉक्टरों को टीएमसी के विधायक ने दी, लेकिन ममता सरकार फिर भी चुप रही। इस बीच कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने आरजीकर और सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल घटना के लिए न्याय की मांग को लेकर आरजीकर अस्पताल से श्याम बाजार तक मशाल रैली भी निकाली। डॉक्टरों का साफ कहना है कि उनकी मांगों के अनुसार मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों पर
कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाई डॉक्टरों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार वादे के बावजूद जो वादा राज्य सरकार ने किया उन्हें सुरक्षा देने में विफल रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का साफ कहना है कि अस्पतालों में हमारी सुरक्षा और संरक्षा के बारे में मुख्य सचिव से मिले हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों के अनुसार मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी ऐसी ही एक और घटना देखने को मिली। साफ से डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई एक और घटना और हुई है कोलकाता में। अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हमें कुछ सकारात्मक मिलता है तो हम इस पर भी पुनर्विचार करेंगे, अन्यथा हम पूरी तरीके से बंद की अपील करेंगे। सरकार के खिलाफ हम 2 अक्टूबर को एक सामूहिक रैली भी निकालेंगे। 2 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ डॉक्टर रैली निकाल रहे हैं। सीएम और मुख्य सचिव के साथ हमारी सभी बैठकें बेकार गई हैं, डॉक्टरों का कहना है। आरजीकर कॉलेज की महिला डॉक्टरों का वही कहना है कि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत से ही हमारी मांगे एक जैसी है। 5 मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है। हमने ये सोचकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की कि हमारे मरीजों को हमारी जरूरत है, लेकिन इस दौरान सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी ऐसी ही एक और घटना है। सीएम और सरकार के साथ हमारी सभी बैठकें बिल्कुल बेकार गई हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी कतई नहीं। हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट के हर सुनवाई पर है और हमें दबाव बनाए रखना है। हमें भरोसा है कि सीजेआई ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे हमें न्याय मिलेगा। हम जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं। ये सारी बातें डॉक्टर्स की कहनी है, डॉक्टर्स ने कहा है। कोलकाता रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई में क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे ममता सरकार पर सवाल उठाए गए हैं, ये भी आप जानिए। देखिए, देश की सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, जिसने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की। सीबीआई ने इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को भी सुनवाई हुई थी। 22 अगस्त को अदालत ने अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत को दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी, खूब फटकार लगाई थी। 9 सितंबर को शीर्ष अदालत ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और साथ ही अस्पताल में बलात्कार और हत्या के शिकार जूनियर डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने वाले एक महत्वपूर्ण दस्तावेज चालान के उसके समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड से गायब होने पर भी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि अगर शव को जलाया गया तो कहाँ है उसके डॉक्यूमेंट्स, कहाँ है रिकॉर्ड, कहाँ है, और पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तक मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि वो बलात्कार हत्या मामले में सीबीआई की तरफ से दायर रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों से परेशान है, लेकिन उसने विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी खुलासा चल रही जांच को खतरे में डाल सकता है। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अब तक क्या क्या हुआ, वो जरा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं। 9 अगस्त को पीड़िता के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। पुलिस शांत बैठी रहती है, ममता सरकार शांत बैठी रहती है। उसके बाद डॉक्टरों का प्रदर्शन शुरू होता है। डॉक्टर 10 से 11 अगस्त के बीच में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर जाते हैं। उसके बाद फिर ममता सरकार भी थोड़ी सी दिखती हैं कि थोड़ी सी जागरूक होती हैं इन सब चीजों को देखकर, जो कि आप ममता बनर्जी सरकार में बैठी हैं, कुर्सी पर बैठी हैं, तो उनका कोई फर्ज है, तो उनको अचानक से वो फर्ज याद आता है। उसके बाद वो भी सड़कों पर उतर जाती हैं और अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करने में जुट जाती है। उसके बाद फिर सवाल ये भी उठता है कि संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल रह चुके हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उन पर भी सवाल उठते हैं। विनीत गोयल पर भी सवाल उठाए जाते हैं और सरकार से लगातार सुप्रीम कोर्ट पूछ रही होती है। जो सुनवाई हुई है, जो तारीखें हमने बताई, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार से ये सवाल कर रही थी कि भाई विनीत गोयल को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल थे, जिन्होंने भ्रम फैलाया, जिन्होंने झूठी खबर फैलाई कि उस पीड़िता ने सुसाइड किया है, पुलिस के द्वारा जो परिवार को पहले बताया गया, पहली जानकारी जो दी गई, उसमें यह कहा गया कि उस पीड़िता ने सुसाइड किया है, उसको लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल कर रहा था कि जब उस लड़की के साथ गलत हुआ, जब उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, तो आखिर क्यों संदीप घोष ने ये भ्रम फैलाया, ये झूठी खबर फैलाई कि उस लड़की ने सुसाइड किया है। पहली बात ये। उसके बाद फिर संदीप घोष का तबादला कर दिया जाता है। उसको संदीप घोष को जो है दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। उस पर भी लगातार ममता सरकार पर सवाल उठे कि भाई अगर उनको उस पद से हटाया गया है, अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज से उनको प्रिंसिपल को हटाया जाता है, फिर अचानक से 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बनाकर कैसे भेज सकती है ममता सरकार। दूसरी बात। तीसरी बात यह हुई कि सितंबर के महीने की शुरुआत में विनीत गोयल को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे थे, उनको कई दिनों बाद उनको निष्कासित किया गया उनके पद से।
फिर तीसरी बात ये आती है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र जब चल रहा था उस समय बीजेपी लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करती है। फिर ममता बनर्जी बिल लेकर आती है। फिर बिल लाने के बाद भी ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई वो फटाफट इस्तीफा दे देंगी। अगर लोग चाहते हैं, अगर बीजेपी चाहती है, अगर जनता चाहती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं। फिर उसके बाद जो डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे 11-12 अगस्त से, वो अपना प्रदर्शन छोड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मांगे वो सरकार से कर रहे हैं, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी की मांग हो कि ये अस्पताल में महिला पुलिसकर्मी हो, या फिर सुरक्षा की बात हो, बाथरूम का जिक्र हो, या फिर जो रेस्ट रूम होता है वो महिलाओं के लिए अलग से बनाया जाए। कुछ ऐसी मांगे थी जो सरकार से लगातार डॉक्टर्स कर रहे थे। डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि मांग पूरी हो जाएगी और लगातार सिग्नेचर भी किए जा रहे थे सरकार की ओर से, और सरकार आश्वासन दे रही थी डॉक्टरों को, जो डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स, जो तमाम डॉक्टर्स बैठे हुए थे हड़ताल पर, उनको लगातार कहा जा रहा था कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे। क्योंकि जो मरीज थे, कई मरीज ऐसे थे, 30-35 मरीज ऐसे थे जिसकी मौत हो चुकी थी, डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही थी। इस वजह से डॉक्टरों को फिर से वापस आना पड़ा, वापस काम पर लगना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही, 1 हफ्ते के बाद ही, मुझे लगता है 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने आपको ये खबर बताई थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो वापस काम पर लौट गए हैं। लेकिन 1.5-2 हफ्ते बाद ही फिर से डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि जो हमने मांगे रखी थी, जो हमने 5 मुख्य मांगे रखी थी, उन मांगों को सरकार ने नहीं माना है। अब तक सरकार नहीं मानी। उसके बाद फिर संजय रॉय की गिरफ्तारी होती है। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद जो पीड़िता के माता पिता है वो कहते हैं भाई कि सिर्फ संजय रॉय ही अपराधी नहीं है, इसके अलावा कई अपराधी हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। हालांकि अभी संदीप घोष और विनीत गोयल सीबीआई कस्टडी में है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन पिता बार बार कह रहे हैं कि और भी आरोपी हैं। लेकिन पता नहीं, शायद ममता सरकार को ऐसा लगता है कि जो पीड़िता के जो परिवार वाले हैं उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, शायद ऐसा लग सकता है। फिलहाल जिस तरीके की लापरवाही ममता सरकार की ओर से हो रही है, जिस तरीके की लापरवाही शब्द का प्रयोग बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हम कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुई, उसके 1 महीने के बाद ही जुलाई की घटना है। जो हमने आपको कल खबर बताई थी, आईएएस की पत्नी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है वहां पर, वो जुलाई की खबर थी। लेकिन कल खबर हमने आपको सुनाई क्योंकि उन खबरों को दबाया गया। सोचिए, 1 महीने पहले 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता के साथ, जो ट्रेनी डॉक्टर उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसके 1 महीने पहले 9-11 जुलाई की बात है, 9 या 10 जुलाई की बात है, तारीख मुझे अच्छे से याद नहीं है, 9-10 जुलाई की बात है, जब आईएएस की पत्नी के साथ दुष्कर्म हुआ था वहां पर। तो कुल मिलाकर देखिए और ये समझिए आप कि कोलकाता में कोई भी सेफ नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। महिला बैठी हुई है कुर्सी पर, महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाई। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं। यूपी में महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि रात के 12 बजे वो ऑफिस से घर लौटती है। मैं खुद ऑफिस से घर लौटती हूँ 12 बजे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता सरकार पर लगातार लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं, जो कि जायज हैं। बड़ा सवाल यह है कि ममता दीदी इस्तीफा कब देंगी भाई? बार बार कह रही हैं कि इस्तीफा दे दूंगी, इस्तीफा दे दूंगी, आखिर कब देंगी इस्तीफा? और राष्ट्रपति शासन वहां पर लगना चाहिए क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी की सरकार वहां पर आनी चाहिए क्या? ये बड़ा सवाल है। पूरे देश में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री, उनके बाद अतिशी बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद उनसे राज्य नहीं संभल रहा। ये बड़ा सवाल है। और खास करके महिलाओं के साथ जो शोषण हमेशा से वहां होता रहा है, उस पर विराम नहीं लग रहा है। बड़ा सवाल है, ममता दीदी की सरकार, ममता दीदी अपना राज्य कैसे संभालेंगी? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर अब तक क्या क्या हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़े सवाल ममता सरकार से किए, ममता दीदी से पूछे हैं, उन सब बातों को हमने आपके सामने रखा और हम लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पर जो भी बड़ी खबर आती है, जो भी बड़ी अपडेट आती है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम उस पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है ममता दीदी कैसे अपने राज्य को संभालेंगी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।